हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें जो एक नया चैप्टर शुरू किए थे जीवों का वर्गीकरण, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग पादप जगत पढ़ लिए थे। आज जो है इसमें जंतु जगत शुरू कर रहे हैं। तो जंतु जगत, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो वर्गीकरण में सबसे बड़ा क्या होता है? जगत होता है। वर्गीकरण में सबसे बड़ा क्या होता है? जगत होता है। और सबसे छोटा क्या होता है? जाति होता है। ठीक है, हाँ, क्या होता है? जाति। तो अगर क्रम से हम बात करें तो सबसे बड़ा जगत, जगत से नीचे होता है संघ, संघ के नीचे वर्ग, वर्ग के नीचे गण, गण के नीचे कुल, कुल के नीचे वंश, वंश से नीचे जाति। नीचे से ऊपर याद कीजिए, सबसे छोटा क्या होता है? जाति। सबसे छोटा जाति होता है, जिसको इंग्लिश में स्पेसीज बोलते हैं। जाति, स्पेसीज। जाति से बड़ा वंश। जाति के बाद क्या होता है? वंश, जेनस। वंश के बाद होता है कुल। वंश के बाद कुल। और कुल के बाद गण। कुल के बाद क्या होता है? गण। और गण के बाद वर्ग। गण के बाद क्या होता है? वर्ग। और वर्ग से संघ, और संघ से जगत। यानी सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जाति। सबसे छोटी इकाई जाति होता है। जाति जो है, जाति मिलकर क्या बनता है? वंश। जाति मिलकर, हाँ, जाति के बाद वंश है, वंश के बाद कुल। ठीक है, जाति वंश कुल, जाति वंश कुल, गण वर्ग संघ, गण वर्ग संघ, हाँ, जाति वंश कुल, गण वर्ग संघ, गण वर्ग संघ, और सबसे बड़ा जगत। ठीक है। वंश एवं जाति मिलाकर किसी का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। वंश और जाति, वंश एवं जाति को मिलाकर किसी का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। होमो, तो होमो जो है वंश है, होमो क्या है? वंश। और सेपियंस क्या है? जाति। ठीक है, होमो सेपियंस। ठीक है, उसी तरह बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। हाँ, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा, तो पैंथेरा क्या है? वंश। पैंथेरा क्या है? वंश। और टाइग्रिस जाति। ठीक है, आगे वंश होता है, पीछे जाति होता है। तो पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्गीकरण के सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, और सबसे बड़ी इकाई जगत। हाँ, वर्गीकरण का सबसे बड़ा इकाई होता है जगत होता है। ठीक है, अब देखिए जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है। जंतु जगत को दो भाग, एक को बोलते हैं प्रोटोजोआ और एक होता है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय और मेटाजोआ बहुकोशिकीय। तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, और मेटाजोआ बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, मेटाजोआ बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय में जानते क्या आता है? बहुकोशिकीय में आता है ओ कशेरुकु और कशेरुकु। ओ कशेरुकु और कशेरुकु। ठीक है, ये मेटाजोआ होता है। ओ कशेरुकु और कशेरुकु मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ में जो होता है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है। इसमें सबसे कम विकसित जीव होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम विकसित जीव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये चार जीव याद रखिएगा। ये किस में आता है? प्रोटोजोआ में। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम, ये चारों किस में आता है? प्रोटोजोआ में। किस में आता है? प्रोटोजोआ। और वही मेटाजोआ की बात करें तो मेटाजोआ में बहुकोशिकीय आएगा, जिसमें ओ कशेरुकु और कशेरुकु। कशेरुकु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, इसको कार्डेटा बोलते हैं। ठीक है, और ओ कशेरुकु जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है,
ठीक है, जिसमें बहुत सारा संघ, लगभग 10 संघ होता है, जिसमें पोडीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थी, निमिटेडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, ये सब जो है ओ कशेरुकी होता है। क्या होता है? ओ कशेरुकी। और कशेरुकी में एक ही संघ आता है सिर्फ कार्डेटा, जिसमें रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रोटोजोआ जानते हैं। तो प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय है। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय। पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया था? प्रोटोजोआ। पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है ये जलीय जीव होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? जलीय जीव। जलीय जीव होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? गोल्डफस। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? गोल्डफस ने। ठीक है, अब प्रोटोजोआ में बस 4 नाम याद रखिए। प्रोटोजोआ में 4 जीव कौन कौन? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। एक लाइन से चारों नाम निकलना चाहिए। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये चारों प्रोटोजोआ में आता है। तो एक एक करके देखिए, हम लोग चारों जीव के बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, या अनियमित आकार इसको बोलते हैं। जैसे तैसे इसका आकार होता है। तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और इसके शरीर के चारों ओर, अमीबा के शरीर के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली का नाम क्या है? उस झिल्ली का नाम है प्लाज्मा लेमा। अमीबा के शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली पाया जाता है। अमीबा के चारों ओर कौन सा झिल्ली? प्लाज्मा लेमा झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, अमीबा के बाह्य सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती है, जिसको क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। हाँ, अमीबा के बाहरी सतह पे छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती है, जिसको क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। तो कूटपाद किस में होता है? अमीबा में। और कूटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है। कूटपाद के मदद से ही क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तब भोजन ग्रहण या उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग इसमें नहीं होता है। ठीक है, अमीबा में पाचन जो होता है कहाँ पर होता है? तो रसधानी में। रसधानी को रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, अमीबा में पाचन कहाँ होता है? तो रसधानी में। अमीबा का पाचन रसधानी में। अमीबा किस प्रकार का जनन करता है? अलैंगिक जनन। अमीबा किस प्रकार का जनन? अलैंगिक जनन। अलैंगिक में भी कौन सा जनन? तो द्विविखंडन। अमीबा में कौन सा जनन होता है? हाँ, द्विविखंडन। अमीबा में द्विविखंडन। तो अमीबा के बारे में देखिए 3-4 चीज़ याद रखिएगा। अमीबा अनिश्चित होता है, उसके शरीर पर प्लाज्मा लेमा झिल्ली पाया जाता है, और उसके शरीर के ऊपर कूटपाद होता है। क्या होता है? कूटपाद बनते बिगड़ते रहता है, और कूटपाद के सहायता से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अमीबा में कौन सा जनन होता है? द्विविखंडन। ये 3-4 बात याद रखिए। ठीक है, तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है? कूटपाद बनते रहता है। ठीक है, उसके बाद आइए पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? तो पैरामीशियम का आकार चप्पल के तरह होता है। पैरामीशियम का आकार जो होता है चप्पल के तरह होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पैरामीशियम पैर में, देखो पैर से ही याद रखिएगा, पैर में चप्पल पहनते हैं। तो पैरामीशियम का आकार जो होता है चप्पल के तरह होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो तालाब और पोखरों में पाया जाता है, जहाँ के जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है? तालाब पोखरों में, जहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पैरामीशियम में
पैरामीशियम में प्रचलन अंग होता है। पैरामीशियम को चलने के लिए उसके चारों ओर सतह पे क्या पाया जाता है? प्रचला का सीलिया। सिलिया प्रचलन अंग का नाम है सीलिया नामक होता है, जिसके सहायता से वो आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, पैरामीशियम किसके सहायता से आगे पीछे बढ़ता है? सिलिया सीलिया। ठीक है, तो पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरह होता है और उस चप्पल के चारों ओर एक रोमा टाइप का निकला हुआ होता है जिसको सीलिया बोलते हैं, और उसके मदद से वो क्या करता है? प्रचलन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो पैरामीशियम के बारे में यही एक दो चीज़ याद रखना है। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? चप्पल की तरह, और इसके चारों ओर सीलिया पाया जाता है, जिसके मदद से क्या करता है? वो प्रचलन करता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग बताइए, तो सीलिया। क्या होता है? सीलिया। तो सीलिया किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। उसके बाद है युगलिना। क्या है? युगलिना। तो युगलिना जो है ये तालाब के स्वच्छ जल में पाया जाता है। युगलिना याद रखिएगा, ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। युगलिना तालाब के स्वच्छ जल में पाया जाता है। और युगलिना के प्रचलन अंग क्या होता है? फ्लेजिला। हाँ, युगलिना के प्रचलन अंग मतलब किसके द्वारा युगलिना एक जगह दूसरी जगह जाता है? तो फ्लेजिला के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, तो फ्लेजिला के द्वारा। युगलिना जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। युगलिना प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। युगलिना पादप और जंतु जगत के बीच का कड़ी है। युगलिना जो है पादप और जंतु जगत के बीच का कड़ी है। ठीक है, युगलिना पादप और जंतु जगत के बीच का कड़ी है। ठीक है, युगलिना देखिए, युगलिना हम किस वर्ग में पढ़ रहे हैं? पादप या जंतु? तो युगलिना जंतु होता है। युगलिना जो है जंतु जगत का हिस्सा है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण से स्वयं का भोजन बनाता है, इसलिए इसको पादप और जंतु जगत के बीच का कड़ी बोला जाता है, इसको युगलिना को। ठीक है, और ये स्वच्छ जल में होता है। ठीक है, और इसके प्रचलन अंग क्या होता है युगलिना का? फ्लेजिला। ठीक है, तो फ्लेजिला। ये तीन शब्द तीनों का याद रखेगा जरूर, एक कूटपाद और एक सीलिया और एक फ्लेजिला। तो फ्लेजिला किस में पाया जाता है? तो फ्लेजिला हाँ, फ्लेजिला जो है युगलिना में, फ्लेजिला युगलिना में, और सीलिया पैरामीशियम में, सीलिया पैरामीशियम में, और कूटपाद अमीबा में। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक परजीवी के संक्रमण से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग जो मच्छर काटने से जो होता है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक परजीवी के संक्रमण से होता है। ठीक है, एनोफेलिज मच्छर की मादाएं जो है किसका वाहक करती है? प्लाज्मोडियम का। हाँ, ठीक है, मादा एनोफेलिज मच्छर जो है प्लाज्मोडियम का वाहक करती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम का ये क्या करती है? वाहक। इसका जीवन चक्र होता है द्विपोषपदीय। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो होता है द्विपोषपदीय। प्लाज्मोडियम का प्राथमिक परपोषी मनुष्य होता है। प्लाज्मोडियम का प्राथमिक परपोषी कौन होता है? मनुष्य। जबकि द्वितीय परपोषी कौन होता है? मादा एनोफेलिज। प्लाज्मोडियम का प्राथमिक परपोषी मनुष्य, और जबकि द्वितीय परपोषी मादा एनोफेलिज होता है। प्लाज्मोडियम में जनन बताइए, जनन कौन सा जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन मनुष्य में होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का
और लैंगिक जनन किस में होता है? मनुष्य में होता है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम का जनन जो होता है, प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन किस में होता है? मनुष्य में होता है। तो ये हमारा था प्रोटोजोआ। ठीक है, जंतु जगत का जो दो समूह में बांटा गया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तब प्रोटोजोआ में 4 जीव याद रखिएगा। उसके बाद मेटाजोआ, ठीक है, मेटाजोआ जिसको बहुकोशिकीय बोलते हैं, जिसमें ओकशेरुकी और कशेरुकी आता है। ठीक है, लगभग सारे जीव इसी में आते हैं, ओकशेरुकी और कशेरुकी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओकशेरुकी के बारे में। किसके बारे में? ओकशेरुकी। ठीक है, तो देखिए मेटाजोआ जो है, मेटाजोआ बहुकोशिकीय जीव होता है। मेटाजोआ बहुकोशिकीय जीव होता है और इसको जो है 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 9 भाग में बांटा गया है। मेटाजोआ के कितने भाग? 9 भाग। मेटाजोआ के 9 भाग। सुनिए 9 भाग कौन कौन है? पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। ये मेटाजोआ के 9 समूह हैं। मेटाजोआ के 9 समूह, और ये 9 समूह जो है ये विकासशील क्रम के आधार पे है। ठीक है, विकास के क्रम के आधार पे है। हाँ, सबसे विकसित जीव अगर बोला जाए इसमें तो कार्डेटा है। सबसे कम विकसित पोरीफेरा, सबसे कम विकसित पोरीफेरा। हाँ, तो ये क्रम से आप याद रख सकते हैं। मेटाजोआ में 9 ग्रुप को रखा गया। ठीक है, मेटाजोआ में 9 ग्रुप। हाँ, 9 ग्रुप है। कौन कौन है? पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सिलिंट्रेटा को निडेरिया, और एस्केहेल्मिन्थीज को निमेटोडा, एस्केहेल्मिन्थीज को निमेटोडा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बोल देते हैं। पोरीफेरा सिलिंट्रेटा, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा। उसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। उसके बाद है एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। ठीक है, ग्रुप में बना कर रखिए तो 9 याद रहेगा क्रम से। पोरीफेरा सिलिंट्रेटा, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। उसके बाद 3 को याद रखिए, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। ठीक है, इन 9 में सबसे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? कार्डेटा, ऑर्थोपोडा। हाँ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। सबसे ज़्यादा जीव इसी में है जंतु जगत में, ऑर्थोपोडा संघ में ही है। ठीक है, कार्डेटा जो होता है, कार्डेटा जो, इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कार्डेटा संघ किसको बोलते हैं? सबसे विकसित जो होता है कार्डेटा ही है। और कार्डेटा यानी कार्डेटा किस में आ जाता है? कशेरुकी में। कार्डेटा किस में आता है? कशेरुकी। बाकी जो 8 हैं वो कशेरुकी हैं। तो कार्डेटा कशेरुकी है, सबसे विकसित है। तो कार्डेटा किसको बोलते हैं? कशेरुकी किसको बोलते हैं? तो जिसमें रीढ़ की हड्डी, जिसमें बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, या इसको कशेरुकी दंड बोलते हैं, पाई जाती है, उसी को हम लोग कार्डेटा यानी कशेरुकी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आता है। मनुष्य किस में आता है? कार्डेटा में। हाँ, कार्डेटा को 5 भागों में बांटा गया है। कार्डेटा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग में। 5 भागों में। कार्डेटा को 5 भागों में बांटा गया है। तो कार्डेटा को 5 भागों में बांटा गया। सुनिए 5 भाग कौन कौन है, यानी ये पाँचों में रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। तो ये 5 भाग सुनिए क्या क्या है। मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, एबीज और मैमेलिया। कौन कौन है? मत्स्य, उभयचर,
सरीसृप, एबीज और मेमेलिया। मत्स्य का मतलब तो मछली हो गया। मछली। उभयचर को एम्फीबिया बोलते हैं। एम्फीबिया। उभयचर को एम्फीबिया। एम्फीबिया। उभयचर किसको बोलते हैं? जल स्थल दोनों। हाँ, जो जल और स्थल दोनों पे पाया जाता है वो उभयचर। वैसा। और सरीसृप को इंग्लिश में रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स। हाँ, सरीसृप को रेप्टिलिया बोलते हैं, यानी रेंगने वाला जो जीव है वो सरीसृप में आता है। एबीज मतलब पक्षी। एबीज यानी पक्षी वर्ग। एबीज जो है वो किस वर्ग में है? पक्षी वर्ग। अब मेमेलिया मतलब होता है स्तनधारी। मेमेलिया मतलब स्तनधारी। सर्वाधिक विकसित प्राणी मनुष्य इसी के अंतर्गत आता है। मनुष्य किस में आता है? मेमेलिया में आता है, स्तनधारी में आता है। ठीक है, तो ये कार्डेटा का 5 भाग था। कार्डेटा का 5 भाग कौन कौन? एक बार बोल दीजिए। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, एबीज और मेमेलिया। ठीक है, अब देखिए मेमेलिया जो है जिसमें मनुष्य आता है, मेमेलिया में स्तनधारी में मनुष्य आता है, तो इसमें इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। मेमेलिया को 3 भागों में। ठीक है, एक होता है प्रोटोथीरिया। क्या है? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो मेमेलिया 3 भागों में बटा है, 3 ग्रुप में। कौन कौन? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया में देखिए कौन आता है? एकिडना। प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल बता रहे हैं, कौन सा जीव है? हाँ, एकिडना। क्या है? एकिडना। और एक है डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस। तो एकिडना और डकबिल प्लेटिपस। तो प्रोटोथीरिया किसको बोलेंगे? तो इसके अंतर्गत आने वाला जीव अंडा देता है लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाता है, वो प्रोटोथीरिया में आता है। जो जीव अंडा देता हो और अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, अंडा देता हो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसको प्रोटोथीरिया बोलते हैं। प्रोटोथीरिया, जो कि एकिडना और डकबिल प्लेटिपस, ये 2 जीव हैं जो कि अंडा देता है और बच्चे को दूध पिलाता है। तो अंडा देना और बच्चे को दूध पिलाने वाले जीव को क्या बोलते हैं? किस ग्रुप में रखा गया है? प्रोटोथीरिया। मेटाथीरिया की बात करें, मेटाथीरिया तो इसके अंतर्गत आने वाले जीव का बच्चा अल्प विकसित होता है, उसको मेटाथीरिया बोलते हैं। जिस जीव का बच्चा अल्प विकसित हो, मतलब अल्प विकसित में ही जन्म देता है वो बच्चे को, तो वो क्या कहलाता है? मेटाथीरिया। जैसे कंगारू। ठीक है, कंगारू का बच्चा जो होता है वो क्या होता है? अल्प विकसित होता है। ठीक है, कंगारू का बच्चा। तो कंगारू की थैले को क्या कहते हैं? कंगारू की थैली को क्या कहते हैं? मार्सुपियस। हाँ, मार्सुपियस थैली। ठीक है, अल्प विकसित बच्चे को ही कंगारू क्या करता है? जन्म देता है और ये मार्सुपियस थैली में रखे रहता है और तब इस बच्चे का क्या होता है? डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो मेटाथीरिया जो कि अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे कंगारू, ये मेटाथीरिया में आता है। यूथीरिया किसको बोलते हैं? यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चा देता है। हाँ, यूथीरिया जो होता है इसमें बच्चा पूर्ण विकसित होगा। पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म दिया जाता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, हिरन, बाघ, ये सब जो हैं यूथीरिया में आते हैं। किस में आते हैं? यूथीरिया। ठीक है, तो प्रोटोथीरिया जो अंडे देते हैं और दूध पिलाते हैं। मेटाथीरिया, यूथीरिया। मेटाथीरिया अल्प विकसित बच्चे को जन्म देगा, यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देगा। अब देखिए, भ्रूण को परत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। भ्रूण, एम्ब्रियो। तो भ्रूण को परत के आधार पर, परत, ठीक है, लेयर जो बना होता है एम्ब्रियो में, भ्रूण में, उसको परत के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। एक भ्रूण जो होता है 2 परत का होता है और एक प्रकार का भ्रूण होता है 3 लेयर में बटा होता है। तो जो 2 लेयर में भ्रूण बना होता है, 2 लेयर में, उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। जो भ्रूण 2 लेयर में बना हो उसको डिप्लोब्लास्टिक,
क्या बोलेंगे? डिप्लो मतलब 2 होता है, डिप्लोब्लास्टिक। और जिसका घूर्ण 3 लेयर में बना हो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो 2 लेयर में, जिसका घूर्ण 2 लेयर में बना हो डिप्लोब्लास्टिक, और यदि 3 लेयर में बना हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और उस घूर्ण का जो होता है लेयर जो बना होता है, एक को बोलते हैं इंडोडर्म। इंडोडर्म जो होता है वो बाहरी अंदर वाले लेयर को इंडोडर्म, अंदर वाले लेयर को इंडोडर्म, और बाहर वाले लेयर को एक्टोडर्म। 2 लेयर वाला है तो एक को इंडो और सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म। इंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये डिप्लोब्लास्टिक का होता है। और जिसमें 3 लेयर का घूर्ण बना होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसमें देखिए सबसे अंदर वाले को तो इंडोडर्म बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इंडोडर्म। और सबसे बाहर वाला को एक्टोडर्म। इंडोडर्म, एक्टोडर्म। अब बीच वाला जो होगा 3 लेयर में, बीच वाला को मेटाडर्म। हाँ, तो याद रखिएगा ये 3 लेयर जो बना होता है भ्रूण एम्ब्रियो, तो अंदर वाले को इंडोडर्म और बाहर वाला को एक्टोडर्म, और जो बीच वाला रहता है उसको मेटाडर्म। ठीक है। अब देखिए, जिसके भ्रूण के मेटाडर्म में रिक्त स्थान पाया जाता है उसे सीलोमेट कहते हैं। जिसके भ्रूण के मेटाडर्म, मेटाडर्म कहाँ होता है? बीच वाला लेयर। तो जिसके भ्रूण के मेटाडर्म में रिक्त स्थान पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? सीलोमेट। क्या कहेंगे? सीलोमेट। ठीक है। तो सीलोमेट मेटाडर्म में पाया जाएगा, सीलोमेट। जिसके भ्रूण में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, जिसके भ्रूण में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है उसको एसीलोमेट कहते हैं। खाली स्थान रहेगा तो सीलोमेट, खाली स्थान नहीं रहेगा तो एसीलोमेट। जिसके भ्रूण में थोड़ा सा रिक्त स्थान पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोमेट। ठीक है। थोड़ा सा रिक्त स्थान रहे तो स्यूडोसीलोमेट। ठीक है। पूरी तरह से अगर रिक्त स्थान है तब क्या बोलेंगे? पूरी तरह से रिक्त स्थान है तो सीलोमेट। पूरी तरह से रिक्त स्थान है तो सीलोमेट। नहीं है रिक्त स्थान तो एसीलोमेट। थोड़ा सा रिक्त स्थान है तो स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट। ठीक है। मेटाडर्म के रिक्त स्थान को सीलोमेट कहते हैं। मेटाडर्म के रिक्त स्थान को सीलोमेट कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद है कटाई के आधार पर। ठीक है। ये तो लेयर के आधार पे बटा हुआ था, 2 लेयर 3 लेयर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 लेयर वाला को क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और 3 लेयर वाला को ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए, जीवों को क्या किया गया? कटाई के आधार पे। ठीक है। अगर हम उसको काट के देख रहे हैं किसी जीव को, तो किस तरह से पैटर्न मतलब वो बन पाएगा। अगर हम बीचों बीच से काट रहे हैं, 2 बराबर भागों में, कल्पना करते हैं कि 2 अगर बराबर भागों में कट रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं? हाँ, सिमेट्रिक बोलते हैं। और यदि बीच से काटने के बाद दोनों अलग अलग रूप जैसा, मतलब अलग अलग भाग जैसा कटे, उसको क्या बोलेंगे? असममित। हाँ, एसिमेट्रिक। ठीक है। तो कटाई के आधार पे, जीवों को कटाई के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, सम्मित और असम्मित। बहुत एग्जाम में पूछता है ये सब वर्ड। ठीक है। सम्मित और असम्मित। तो सम्मित मतलब सिमेट्रिक, सम्मित यानी सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक। और असम्मित हो गया एसिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो जिसके शरीर को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? सम्मित। और जिसे बांटा नहीं जा सके उसे असम्मित कहेंगे। सम्मित को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। जो सिमेट्रिक है, जिसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसको फिर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक को बोलते हैं द्विसम्मित और एक को बोलते हैं त्रिज्यीय सम्मित। हाँ, त्रिज्यीय सम्मित को व्यासीय सम्मित भी बोलते हैं, क्योंकि त्रिज्या से ही व्यास बना है। तो द्विसम्मित या फिर द्विसम्मित और त्रिज्यीय सम्मित किसको बांटा गया है?
सममित को दो भागों में बांटा गया है, द्विसम्मित जिसको बाइसिमेट्रिक और त्रिज्यीय सममित को बोलाता है रेडियस सिमेट्रिक। रेडियस सिमेट्रिक। हाँ, तो द्विसम्मित बाइसिमेट्रिक यानी BS इसको लिखते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे BS बाइसिमेट्रिक। और त्रिज्यीय सममित को बोलेंगे रेडियस सिमेट्रिक मतलब RS मतलब रेडियस सिमेट्रिक, RS रेडियस सिमेट्रिक, BS बाइसिमेट्रिक और AS एसिमेट्रिक असम्मित। AS क्या हो जाता है असम्मित। हाँ, असम्मित। ठीक है, अब देखिए हम लोग टोटल कितना ग्रुप पर हैं, बहुकोशिकीय में कितना ग्रुप 9 ग्रुप। ठीक है, 9 संघ आता है इसमें, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। डेटा। ठीक है, अब देखिए ये बताइएगा, अगर भ्रूण स्तर की बात करें तो इन 9 में याद रखना है कौन डिप्लोब्लास्टिक है और कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बहुत पूछता है। तो बहुत सिंपल है, पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा, पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा। शुरू का 2 गो जो है ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है, डबल लेयर वाला। ठीक है, सबसे कम विकसित जो 2 गो है पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा। डेटा। पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी जो 7 ग्रुप बच रहे हैं वो सभी के सभी हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा को ही बोलना है डिप्लोब्लास्टिक, बाकी कोई भी संघ पूछ दे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, ये सब क्या हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एक तो ये हो गया, आसानी से याद हो जाएगा। एक इसमें इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है कि बताइए कौन द्विसम्मित है, कौन असम्मित है और कौन त्रिज्यीय सममित है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में शॉर्ट में हम लोग असम्मित को AS बोलेंगे, असम्मित को AS एसिमेट्रिक, द्विसम्मित को बाइसिमेट्रिक यानी BS और त्रिज्यीय सममित को रेडियस सिमेट्रिक को RS। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें कौन होता है, देखिए पहला जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा वो क्या होता है, पोरीफेरा को हम बीच से 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। पोरीफेरा को हम बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा ये असम्मित, AS एसिमेट्रिक। ठीक है, पोरीफेरा को हम बीच से नहीं बांट सकते हैं, पोरीफेरा को बीच से नहीं बांट सकते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा जो है, सिलिंट्रेटा याद रखिएगा ये रेडियस सिमेट्रिक है, सिलिंट्रेटा रेडियस सिमेट्रिक, रेडियस सिमेट्रिक सिलिंट्रेटा। और एक और है रेडियस वाला, रेडियस वाला 2 ही को है, रेडियस वाला 2 ही है, एक पोरीफेरा, ये सॉरी एक सिलिंट्रेटा और एक इकाइनोडर्मेटा। सिलिंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा में रेडियस मारिएगा, सिलिंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा ये रेडियस वाला है। ठीक है, सिलिंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। और पोरीफेरा तो जानबे करते हैं, पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा बताइए असम्मित। बाकी जो बच गया 6 ग्रुप वो सभी के सभी क्या हैं द्विसम्मित। ठीक है, बाकी सभी जो बच गए हैं वो BS हैं, बाइसिमेट्रिक होते हैं। तो बाइसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, रेडियस सिमेट्रिक। रेडियस सिमेट्रिक में 2 ही को जीव याद रखिए, रेडियस सिमेट्रिक में 2 ग्रुप कौन कौन है, रेडियस में 2 ही गो है, ये क्या बोलता है सिलिंट्रेटा
और इकाइनोडर्मेटा, सिलिंड्रेटा और इकाइनोडर्मेटा, यही त्रिज्या वाला। और पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा ओसमित। बाकी जो ग्रुप बच गया 6 ग्रुप और है, ये सभी के सभी क्या हैं, BS हैं, बाइसिमेट्रिक। ठीक है, तो ये 2 चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक तो याद हो ही गया। अब बाकी AS BS और RS। ठीक है, तो ये सारा 9 ग्रुप था। आशा करते हैं कि आप लोग को तो याद हो गया होगा, नहीं तो कोशिश कीजिएगा और याद करने का, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये जितने भी 9 ग्रुप हैं, ये 9 के बारे में हम लोग डिटेल से अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।